क्वेश्चन समझ टेस्ट वाले की होमवर्क वाले। हाँ, वो परसों के दे दो। ये हाँ, इस वाले तो इसीलिए। आशीष आपके हो गए? हाँ हाँ, कल वाले। ट्वेल्व के 27 हो गया, 21 हो गया। कोई डाउट नहीं? टेस्ट कब दोगे कंसल्टेशन का? दिन में। आज क्या डेट है? हाँ, 21 ट्यूसडे है ना? आज क्या है? ट्यूसडे है। तीनों का ही बताइए कितना बनेगा? ब्रांच का भी नहीं दिया गया। ब्रांच का दे दो पहले बीच में, और इसका सैटरडे को दे दो कंसल्टेशन का। ठीक है। मतलब आधे से ज्यादा तो हुआ ही हुआ है, फॉरेन तक का। हाँ हाँ, फॉरेन तो लास्ट टॉपिक है। हाँ वही है, तो पिछला भी करना ही पड़ेगा एक बार तो दोबारा। ठीक है, चलो। एस 12 कल हमने पढ़ा था, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स में क्या क्या पढ़ा थे? कौन से टाइप्स पढ़े थे? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, और वो दे देते हैं। हाँ, एसेट दे देते फ्री में या फिर कंसेशनल रेट पे। और ग्रांट रिलेटेड टू एसेट पढ़ा था, फर्स्ट मेथड पढ़ा था उसका। ठीक है। और इसके बीच में हमने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी पढ़ा था। आशीष, गवर्नमेंट ग्रांट का मीनिंग क्या होता है? The amount received by from government in cash or in kind for appreciate currency from the person. नॉर्मल बताओ प्रमोटर्स में। फॉर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस, पास्ट भी हो सकते हैं, फ्यूचर भी हो सकते हैं। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था निशा? कब हम गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज करते हैं? जब वो रियलाइज हो जाएगा, जब रीजनेबल एश्योरेंस हो जाएगा। किस चीज का? रीजनेबल एश्योरेंस दैट या वो एसेट उनके पास आ चुकी है। नहीं, कंडीशन कंप्लाई हो चुकी है। एसेट से जरूरी नहीं है, कंडीशंस कंप्लाई हो चुकी है। दैट कंडीशंस विल बी कंप्लाइड एंड अमाउंट और ग्रांट विल बी received। मतलब रिकग्निशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? हम अपने बुक्स में गवर्नमेंट ग्रांट कब दिखाएंगे? तो अगर एक तो होता है कि कैश बेसिस पे दिखाओ, जब आपको कैश रिसीव हो जाएगा उस दिन दिखाओ। लेकिन हम अकाउंटिंग तो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, तो हम एक्रूअल बेसिस पे। अब ग्रांट एक तरह से आपके लिए इनकम है। इनकम, हम अनसर्टेन इनकम तो रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो अगर उसकी कुछ ना कुछ सर्टेनिटी होनी चाहिए कि हमें वो मिलेगी। तो हम कब मानते हैं? जब आपकी कंडीशंस कंप्लाई हो जाएगी, हमें एक रीजनेबल एश्योरेंस हो जाएगी कि हम कंडीशंस कंप्लाई कर लेंगे और अमाउंट रिसीव हो जाएगी, तब हम उसको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हमने टाइप्स देखा। फर्स्ट था प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। क्या होता है भावना? तो मतलब कि जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उसको स्टार्ट करने का, तो उसी तरह से गवर्नमेंट उनको स्टार्ट करने के लिए पैसे दे रही है। तो इसकी एंट्रीज हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, फिर गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व, और फिर कैपिटल रिजर्व से मतलब कि अगर रिफंड होगा हाँ, तो अगर कैपिटल रिजर्व refund बैंक। क्या हम इससे डिविडेंड दे सकते हैं? नहीं। क्या इसको डेफर्ड इनकम मान सकते हैं? नहीं मान सकते। क्या इसकी ऑर्डिनरी रिपेमेंट एक्सपेक्टेड होती है? नहीं होती। ऑर्डिनरी रिपेमेंट भी एक्सपेक्टेड नहीं होती। क्या ये पर्टिकुलर किसी एसेट से रिलेटेड होता है या किस चीज के लिए होता है? जनरल बिजनेस सेटअप के लिए। अगर पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड है तो उसको हम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ही नहीं बोल सकते। जनरल बिजनेस सेटअप के लिए है तो उसको बोलेंगे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन।
फिर हमने पढ़ा था एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया कंसेशनल रेट पे, क्या करते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट की जो गवर्नमेंट ये बिल्कुल फ्री कंसेशन रेट पे हम या तो गवर्नमेंट थोड़ी सी हाँ, तो किस पे रिकॉर्ड करते हैं हम? कंसेशनल रेट पे मिली है तो किस पे वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? कंसेशनल रेट पर अगर मिलेगा तो जो गवर्नमेंट ग्रांट को मैनेज करके हाँ जी, मतलब कि जिस भी अमाउंट पे हमने एक्वायर करा है उस पे करेंगे। और फ्री में मिल गया तो फ्री में तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नॉमिनल वैल्यू पे करेंगे। अगर करेंगे नहीं, करेंगे नॉमिनल वैल्यू पे करेंगे, ऑप्शन नहीं है, करना ही है नॉमिनल वैल्यू। ठीक है। अच्छा, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, अगर आशीष कोई एसेट परचेज करने के लिए ग्रांट मिला है तो हम क्या करते हैं इस ग्रांट को? हमने एक मेथड पढ़ा था, एसेट रिडक्शन मेथड। एसेट तो उसमें से लेस हो जाएगी, एसेट के अमाउंट में जो ग्रांट का अमाउंट है। जनरल एंट्रीज क्या पढ़ी थी? सबसे पहले एसेट परचेज करेंगे, क्या एंट्री होगी? एसेट टू बैंक, किस अमाउंट से? जो एसेट्स की पूरी कॉस्ट में। ठीक है। फिर उसके बाद ग्रांट रिसीव होएगा, क्या एंट्री होगी? गवर्नमेंट ग्रांट टू, आपको ग्रांट रिसीव हो रहा है तो बैंक बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होना चाहिए, तो बैंक आपका डेबिट होएगा टू गवर्नमेंट ग्रांट। इसके आगे क्या एंट्री होगी निशा? अगर रिफंडेबल कितना है? नहीं नहीं, अभी तो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, इसका हम क्या करेंगे एसेट रिडक्शन मेथड में? एसिड बढ़ा देंगे, भी एसिड कम कर देंगे। हाँ, कम कर देंगे। एसिड टू नहीं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ग्रांट एसेट, एसेट को हम कम कर देंगे। ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे लगेगा? जैसे हमने एग्जांपल लिया था, आपका एसेट 50 का है, गवर्नमेंट ग्रांट मिला आपको 20 का, उसको आपने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। ठीक है, 20 का आपने एडजस्ट कर दिया, तो अब आपका डेप्रिसिएशन कितने पे लगना चाहिए? 30 में। 50 का एसेट डेबिट करा था, 20 का आपने क्रेडिट कर दिया, तो जो 30 की वैल्यू बची उस पर डेप्रिसिएशन होगी। क्या एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन एसेट, क्योंकि हमें एसेट को कम करना है, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू कम हो रही है। जैसे कि 30 की वैल्यू थी 10 इयर्स की, उसको लाइफ ली थी, तो 3 का आपका डेप्रिसिएशन आ गया। फिर डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करेंगे, क्या एंट्री होगी? P&L टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आपका राइट ऑफ हो गया। यहाँ तक तो क्लियर था। अगर रिफंड करते हैं इस मेथड के अंडर तो क्या करते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक, ये कल आपने बोला था, आपको मैंने बताया था गलत है। कैपिटल रिजर्व नहीं, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन होता है। कहाँ पे डाला था हमने गवर्नमेंट ग्रांट को, कहाँ से एडजस्ट करा था? एसेट से करा, तो आप क्या करना चाहिए? एसेट तो बैंक, एसेट बैंक, जहां से भी आपने गवर्नमेंट ग्रांट को एडजस्ट कर रखा है ना, इसको वो कर दो, रिवर्स कर दो। आपने एसेट को कम करा था, वापस बढ़ा दो एसेट, और बैंक से आपकी पेमेंट जाएगी टू बैंक। ठीक है, पहले हमने एसेट कम करा था ये मान के कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने अपना पैसा वापस ले लिया, तो हम एसेट को वापस इंक्रीज कर देंगे, एसेट टू बैंक अकाउंट, जितने का भी आपका रिफंड है। अब आगे का डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा? ये एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पे आपका आगे का डेप्रिसिएशन लगेगा, प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे। इतना ही पढ़ा था कल हमने। हाँ जी, बस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कौन से क्वेश्चन हो गया था? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ भी हो गया, हाँ, सेवेंथ क्वेश्चन हो गया था ना, एट्थ होमवर्क था, नाइन्थ क्वेश्चन में डीलिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनो। Acquired a machine on 1st April 2012 for rupees 20 lakhs.
कॉस्ट ऑफ एसेट है 20 lakhs। द यूजफुल लाइफ इज 5 years, 5 years की यूजफुल लाइफ है। द कंपनी had applied on 1 April 2012, जिस दिन एक्वायर करा उसी दिन अप्लाई कर दिया सब्सिडी के लिए, मतलब ग्रांट के लिए, टू द ट्यून ऑफ 80% ऑफ द पोस्ट। 20 लाख का 80% 16 lakhs के लिए अप्लाई कर दिया। द सेंशन लेटर फॉर सब्सिडी वॉज रिसीव्ड इन नवंबर 2015। जब तक सेंशन नहीं आया तो क्या हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बुक्स में ग्रांट को? तब तक तो नहीं करेंगे। The company's fixed asset account for financial year 2015-16 shows a credit balance as under। उनका फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्या बोल रहा है? हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी 20 lakhs की। अभी तक हम डेप्रीसिएशन लगा रहे थे। कैसे डेप्रीसिएशन लगा रहे होंगे? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 5 years का। 20 lakhs डिवाइडेड बाय 5 years, हर साल का आपका डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 4 lakh। कितने साल हो चुके अभी तक? 3 साल हो चुके। ठीक है, पार्ट इग्नोर कर दो, नवंबर 15 तो आपका 2012 13 13 14 14 15 30 साल का डेप्रीसिएशन लग चुका, मतलब 12 लाख का डेप्रीसिएशन लग चुका था। तो आपकी उस दिन की डब्ल्यूडीवी कितनी बच रही थी? 8 लाख रुपए। ग्रांट कितना रिसीव हुआ आपको? 16 लाख। अब आप कह रहे हो कि ग्रांट को उन्होंने रिड्यूस कर रखा, अभी ये क्वेश्चन ही चल रहा है तो आपको रिड्यूस करके दिखा रखा है, मतलब फर्स्ट मेथड यूज करके एसेट रिडक्शन मेथड। अब 8 लाख का एसेट बच रहा है, उसमें से 16 लाख का ग्रांट लेस कर रहे हो, तो क्या आप एसेट को नेगेटिव में दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। तो क्या आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए इस केस में? नहीं, इसी मेथड में। तो इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे ना कि कॉस्ट में से माइनस करके लिखना जो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं कर सकते। आप क्या करोगे कि अभी एसेट को तो ले जाओगे नील पे, बाकी जो अमाउंट हो गया वो तो एसेट से रिलेटेड ही नहीं हुआ, वो तो अलग ही हो गया ना। आपको अब कितने का ग्रांट मिल गया? 16 लाख का। नॉर्मल आप उसको पीएनएल में ले जाओ, पूरे की पूरी इनकम अभी मान। ठीक है, तो इसको रीड करो। फ्रॉम द अबव अकाउंट इट इज इन्फर्ड दैट द कंपनी फॉलोज रिडक्शन मेथड फॉर अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। Accordingly, out of 16 lakhs, it has been received 8 lakhs, being the balance in machinery account shall be credited to machinery account. The balance of 8 lakh may be credited to P&L account since already the cost of asset to the tune of 12 lakhs had been debited to P&L account in the earlier years by way of depreciation charge, and 8 lakh transferred to P&L account now would be partial recovery of that cost। मतलब जो आपने 12 लाख का तक डेप्रीसिएशन लगा चुके हैं ना, उसकी रिकवरी हो जाएगी। देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड डेप्रीसिएशन फॉर 15 16 एंड 16 17 एज पर डेप्रीशिएबल अमाउंट इज नाउ। अब कुछ वैल्यू ही नहीं बचेगी तो हम सब क्या मानेंगे? ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो कितना, 11th होमवर्क था ना, वो क्या था? एक लास्ट 10th क्वेश्चन देखो। Hygiene Limited had received a grant of rupees 50 lakhs in 2012 from state government towards installation of pollution control machinery on fulfillment of certain conditions। एक मशीनरी से रिलेटेड ग्रांट है। The company, however, failed to comply with the said conditions and consequently was required to refund the said amount in 2020। Refund करना है। The company debited the said amount to its machinery account in 2020। कंपनी ने क्या करा? मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब एसेट को इंक्रीज कर दिया। ऑन पेमेंट ऑफ द सेम इट ऑल्सो रीवर्क द डेप्रीसिएशन फॉर द सेड मशीनरी फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज एंड पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज इन द ईयर 2020 to incorporate the retrospective impact of the same, state whether the treatment done by the company is correct or। बताओ निशा, आप बताओ। शायद नोट नोट क्यों है? इसने क्या बोला? आपको ना ग्रांट मिला था 50 lakhs का 2012। ठीक है, किस चीज के लिए मिला था? एक एसेट परचेज करने से रिलेटेड, पोल्यूशन कंट्रोल मशीनरी परचेज करनी थी आप। बट ना अभी से 2012 में आपको ग्रांट मिला था, 2020 में आके क्या पता चला कि आपने कंडीशंस कंप्लाई नहीं करी, तो आपको ग्रांट रिफंड करना है। ग्रांट रिफंड करना है तो उन्होंने क्या करा, जो ग्रांट रिफंड करा ना उसको एसेट की कॉस्ट में वापस ऐड कर दिया। एसेट हम इंक्रीज करते हैं ना, ये एंट्री अभी देखी थी, एसेट टू बैंक, एसेट इंक्रीज कर दिया। और साथ ही में इसका जो डेप्रीसिएशन था उसको भी रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दिया।
तो क्या वो ठीक है या गलत है? डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिव चेंज होता है या प्रोस्पेक्टिव? इन्होंने क्या करा है? ठीक है या गलत है? फिर जो आपको पॉइंट पॉइंट में आंसर्स पता है उनको कंसोलिडेट करा करो ना। तो आपको क्या बोला उन्होंने? रीवर्क कर दिया डेप्रिसिएशन को फॉर द सेड मशीनरी फ्रॉम डेट ऑफ इट्स परचेज। उन्होंने ये मान लिया कि स्टार्टिंग से अगर हमें ग्रांट ना मिला होता तो कितना डेप्रिसिएशन होता, वो तो गलत है ना, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में तो ग्रांट मिला था। तब तो एक हम AS5 में पढ़ते हैं, हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तब तो हमारा बेस्ट एस्टिमेट यही था कि हमें ग्रांट मिला हुआ और इतना इतना हमें डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। तो अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में कोई चेंज होता है तो हमेशा प्रोस्पेक्टिव चेंज। तो उस मशीन की वैल्यू खत्म हो चुकी है, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं, अभी 2020 तक करा, हो सकता है ना पूरी ना करी हो, कुछ WDP बच रही होगी, तो जितनी बच रही होगी उसमें बस ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मानते हैं उस दिन की आपकी WDP देनी रखी ना, उस दिन अगर जैसे ओरिजिनल कॉस्ट आपकी थी एसेट की 50 लाख, अगर हम मान लेते जिस दिन रिफंड हुआ उस दिन आपकी वैल्यू बच रही है 15 लाख रुपए। ठीक है। अब आपसे जो रिफंड मांगा है, रिफंड आपसे एग्जाम्पल के लिए मांग लेता है कि कितना मांग लिया, 20 लाख का। तो 15 लाख की तो WDP थी, रिफंड आपका एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा 20 लाख, 35 लाख। इसको आप डिवाइड कर दोगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से, जितने भी साल बच रहे हैं एसेट उसमें उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसको ना आंसर को लिखते हैं नोटबुक में, नोटबुक निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि देखो अभी ये RTP में आया था पिछले साल, तो थ्योरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10, 10 तक कल था 10। As per AS12 government grant, in case any grant is received for a fixed asset and asset reduction method is used, then it shall be deducted from cost of such asset. In case of refund, amount of refund shall be added to cost of asset. Depreciation shall be charged respectively on remaining useful life of asset. यहाँ तक था आपका प्रोविजन, अंडरलाइंस भी कर लो इसमें। AS12 grant received for fixed asset, asset reduction method, deducted from cost of asset, case of refund, added to cost, depreciation perspective। अंडरलाइनिंग का रूल क्या होता है? अगर कोई सिर्फ आपकी अंडरलाइन वर्ड्स भी पढ़ रहा है तो उसको आंसर समझ आ जाए। अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, AS12 के अकॉर्डिंग कोई भी आपको ग्रांट मिला है किस चीज के लिए? फिक्स्ड एसेट के लिए। एसेट रिडक्शन मेथड लगा रहे हो तो डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट होगा, केस ऑफ रिफंड है तो एडिड टू कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन प्रोस्पेक्टिव।
ठीक है, वो वर्ड्स अंडरलाइन करो जिससे सिर्फ आपका पूरा आंसर समझ आ रहा है। फिर आप लिखोगे फैक्ट्स इन द गिवन केस। द कंपनी added the amount of refund to asset and we got the depreciation retrospective. Hence, adding the cost, adding the amount of refund. Cost of asset is correct. However, changing the amount of retrospective is incorrect. Charge. Depreciation incorrect. Second part, what is the ABC Limited received 2 acres of land received for setup of plant. It also received 2 lakhs for purchase of machinery of 10 lakhs. Useful life 5 years. Depreciation on straight line basis. How should ABC Limited recognize this government grant books of accounts? 2 ग्रांट्स बता रखे हैं आपको। एक तो उसको 2 एकर्स ऑफ लैंड मिला है, कहीं कॉस्ट तो बता नहीं रखी इसकी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट है, क्या करेंगे? नॉमिनल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पे करेंगे। और जो उसको एसेट के लिए ग्रांट मिला है कितने का? 10 लाख का 10 lakhs का, क्या करेंगे उसका? एसेट के लिए ग्रांट मिला है हमने 2 लाख का कॉस्ट 10 लाख भी दिखाएंगे, फिर उसके बाद 2 लाख ग्रांट ग्रांट के हिसाब से शो करके एडजस्ट कर देंगे, फिर बचे हुए अमाउंट पे डेप्रिसिएशन। तो इसमें अभी हमने एक ही मेथड पढ़ा है, अदरवाइज हम आंसर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है? तो आप इसमें देखो, आपको बता रखा है सबसे पहला ग्रांट नॉन मॉनेटरी एसेट्स सच एज लैंड और अदर रिसोर्सेज गिवन एट कंसेशनल रेट्स इन द circumstances it is usual to account for such assets at their acquisition cost. Non-monetary assets given free of cost are recorded at nominal value. Accordingly, land shall be recorded at nominal value. ये तो इजी सा था। फिर आपको क्या बता रखा है, एसेट के लिए आपको 10 lakhs का ग्रांट मिला है, 5 years की आपकी यूजफुल लाइफ है, और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 80,000। हाँ, ग्रांट प्रेस कर दो, क्या 1,60,000, तो रीड कर लो।
The standard provides option to treat grant either as deduction from gross value of asset or to treat it as deferred income. ये अभी हम पढ़ेंगे second method, deferred income जिसे मानते हैं. As per provisions of the standard, under first method, the grant is shown as a deduction from gross value of asset concerned in arriving its book value. The grant is thus recognized in the profit and loss statement over the useful life of depreciable asset by way of reduced depreciation. Depreciation कम हो जाती है. अगर ग्रांट ना मिला होता तो 10 lakhs डिवाइड बाय 5 years 2 lakhs का ग्रांट आता. अब कितना आ रहा है 1.6 का. Accordingly, the grant of rupees 2 lakh is deducted from cost of asset. Machinery will be recognized in books at 8 lakhs and depreciation will be charged on it as follows 1.6 lakhs. यहाँ तक समझ आया. अभी पहले सेकेंड मेथड समझो, उसके बाद इसकी नोटिंग करें. हमने फर्स्ट मेथड में क्या बोला, एसेट को हम क्या करते हैं, रिड्यूस फ्रॉम. अब एक चीज बताओ, एक एसेट था जिसके हमने कॉस्ट मानी थी 50 lakhs की, गवर्नमेंट ग्रांट मिला था आपको 20 lakhs का, तो आप कह रहे थे हम इसको अपनी बुक्स में कितने पे शो कर देंगे 30 lakhs. अगर यही सिमिलर एसेट, बिल्कुल सेम एसेट आपके कॉम्पिटिटर के पास भी है, ठीक है, उसको भी 50 lakhs का मिला होगा, उसको कोई ग्रांट नहीं मिला, तो उसने कितने पे दिखा रखा होगा 50 lakhs पे. किसके एसेट ज्यादा लग रहे हैं, किसके एसेट ज्यादा लग रहे हैं, कॉम्पिटिटर के. फाइनेंशियल पोजीशन किसकी बेटर लगेगी, कॉम्पिटिटर की. तो अगर हम चाहते हैं कि हम भी कितने पे दिखाएं इसको 50 पे, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एसेट तो 50 लाख का है ना, हम क्यों उसको 30 लाख पे दिखाए. वर्क तो उसकी 50 लाख की है, तो हमें ग्रांट मिल गया, ग्रांट तो एक इनकम, हम उसको अलग दिखा देंगे, बट एसेट 50 लाख का है तो 50 पे दिखाएंगे. तो उसके केस में आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम. डेफर्ड इनकम मतलब कि हम एसेट को तो उसकी कॉस्ट पे दिखाते रहते हैं, 50 लाख के एसेट को 50 लाख पे दिखाएंगे, इसमें से हम ग्रांट को रिड्यूस नहीं करेंगे. ठीक है. तो अब क्वेश्चन आते हैं कि हमें जो ये ग्रांट मिला है 20 लाख का, इसका क्या करें. कुछ आप सजेशन देना चाहो तो क्या करें, बताओ. अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में बैठा दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, क्या करें इसका. हमें इस बार का कैसे शो करना पड़ेगा, जैसे पीरियड में डाल सकते हैं, पर जो ज्यादा हो फिर ऐसे प्रॉफिट में वो डालना शो होगा. हाँ तो उसको रिजर्व वगैरह देंगे, अरे रिजर्व्स में दिखाएंगे तो क्या करेंगे, रिजर्व्स कौन, रिजर्व तो लायबिलिटी साइड में शो होते हैं. इसको एज एसेट ही दिखाएंगे, रिजर्व ही दिखाएंगे, लेकिन उसको हर साल हम अपनी इनकम मानेंगे. कैसे, आप एक चीज बताओ, एक साइड आपने एसेट 50 lakhs का दिखा दिया, ठीक है, दूसरी साइड आपको रिजर्व दिखाना पड़ेगा 20 lakhs का. अब इसको आप एक साल पीएनएल में मान लोगे, वो तो गलत है. पूरा का पूरा आप एक बार में पीएनएल में इनकम क्रेडिट कर दोगे. ये सपोज आपका एसेट चलना है 10 years, तो आपको कितने सालों में इसको पीएनएल में राइट ऑफ करना चाहिए, 10 years में. क्योंकि आपको जिस एसेट के लिए ग्रांट मिला वो एसेट आपका 10 साल चलेगा, तो उससे रिलेटेड ग्रांट भी आपको 10 साल में पीएनएल में लेके जाना है. और इससे ना, अगर आप 10 साल में हर साल 2-2 लाख पीएनएल में इनकम दिखाते रहोगे, अदर इनकम, अब आपका डेप्रिसिएशन पूरे 50 लाख पे लगेगा, तो आपका नेट अमाउंट पीएनएल में सेम जाएगा. कैसे, आपने दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग देखना. ये आपका फर्स्ट मेथड और ये सेकेंड मेथड, ठीक है. यहाँ पे आपकी कॉस्ट है 50 lakhs, ग्रांट मिला आपको 20 lakhs, तो आपकी रिमेनिंग अमाउंट होगी 30 lakhs. इधर आपकी कॉस्ट 50 lakhs और आप रिड्यूस नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ग्रांट अदर से दिखा रहे हो कितना 20 lakhs, ठीक है. अब यहाँ पे हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, यूजफुल लाइफ आपकी है 10 years, यहाँ पे भी यूजफुल लाइफ है 10 years. डेप्रिसिएशन कितना हो गया 3 lakhs का, पीएनएल डेबिट हो जाएगा आपका कितने से 3 लाख से, डेप्रिसिएशन 3 lakhs. और तो कुछ नहीं होगा फर्स्ट केस में. सेकेंड केस में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 5 lakhs का लगेगा,
50 लाख का एसेट था, 10 ईयर्स की लाइफ थी आपकी, तो डेप्रिसिएशन कितने का हो गया आपका? 5 लाख का। इसको हमें इनकम मानना है। हर साल हमने बोला ना P&L में क्रेडिट कर देंगे अदर इनकम, कितना कितना करेंगे? इनकम किस साइड जाती है? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आप अदर इनकम दिखा दोगे कितने की? लैक्स की। इफेक्टिवली P&L डेबिट कितने से हो रहा है? 3 लाख से। तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे भी 3 लाख से हो रहा था, यहाँ पे भी 3 लाख, मतलब नेट डेबिट आपका 3 लाख से ही हो रहा है। बस तरीका प्रेजेंटेशन का फर्क आ गया कि यहाँ पे हमारे पास लग रहा था कि एसेट हमारे पास 30 लाख का है, और अब हमारा एसेट कितने का लग रहा है? 50 लाख का। ठीक है, जो एक्चुअल उसकी वर्थ है। तो प्रेजेंटेशन का तरीका है सिर्फ। इसको रीड करते हैं, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा आपको। ये रीड करो। Amortization and deferred grant method. In this method, amount of grant is not reduced from cost of asset. Grant is transferred to a separate account, deferred government grant account. Outstanding amount in deferred account is amortized over useful life of asset or in percentage of depreciation. जैसे हमने 10 years में डिवाइड करा, परसेंटेज होता तो 10-20% जो भी परसेंटेज में तो कर देते। बैलेंस इन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट इज शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। जैसे फर्स्ट ईयर में 20 लाख में से आप हर साल 2 लाख का ग्रांट अमोर्टाइज कर रहे थे, तो आपका बैलेंस बचा होगा 18 लाख का, रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो कर दो। अगले साल 2 की इनकम दिखा के फिर 16 का रिजर्व्स में दिखा दो। हम पूरा का पूरा एक साथ P&L में शो नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई एसेट आपका 10 साल से देगा तो हम पूरा P&L एक बार में तो क्रेडिट नहीं कर सकते ना। अदरवाइज कोई क्या सोचेगा, सपोज लास्ट ईयर आप इनकम अर्न करते थे 5 लाख की, इस साल सीधा 25 लाख की, तो क्या लगेगा? वो इम्पेक्ट क्या जाएगा कि आपने इतनी ग्रोथ कर ली, क्या एक्चुअल में करिए? नहीं करी। तो आपको उसको यूजफुल लाइफ में करना पड़ेगा। अब एंट्रीज बताना क्या बननी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? एसेट परचेज तो करेंगे, एसेट टू बैंक कितने अमाउंट पे? पूरे अमाउंट पे, 50 लाख पे। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट, एंट्री क्या होगी? बैंक टू गवर्नमेंट, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट कितना? 20 लाख। 20 लाख। क्या एंट्री होगी? गवर्नमेंट ग्रांट टू एसेट में उधर लेस करेंगे सेकंड मेथड में। नहीं, सेकंड मेथड में ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था? इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। तो हम इसकी एंट्री कर देंगे गवर्नमेंट ग्रांट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। यहाँ आपका पहला डिफरेंस आया। पहली दो एंट्रीज तो सेम थी, बट उसमें हम क्या करते थे? एसेट की कॉस्ट में से लेस कर देते थे। यहाँ पे अगर फर्स्ट मेथड होता तो आपकी अकाउंटिंग क्या हुई होती? गवर्नमेंट ग्रांट टू एसेट, है ना। पर यहाँ हमें एसेट को कम नहीं करना, एसेट तो रिड्यूस करना ही नहीं, तो हम किस में डाल दिए? सेपरेट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में। उसके बाद क्या एंट्री हो रही है? डेप्रिसिएशन की। कितने पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? 50 पे। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू एसेट, एसेट 5 लाख। इसको P&L से चार्ज कर देंगे, P&L टू डेप्रिसिएशन। एक और एंट्री होनी चाहिए आपकी, वो उसकी होनी चाहिए गवर्नमेंट ग्रांट के 2 लाख में जो होती है। हाँ जी। इसको हम हर साल कुछ कुछ परसेंट इनकम मानेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू P&L। समझ आ गए? एकदम बेसिक था। क्या डिफरेंस आ रहा है? पहला एक तो डिफरेंस कि हमें एसेट की कॉस्ट में से लेस नहीं करना। अगर एसेट की कॉस्ट में से लेस नहीं करेंगे तो डेप्रिसिएशन पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन भी आपका सेम रहना चाहिए, है ना। अब डेप्रिसिएशन आपका सेम रहेगा और जो बचा हुआ अमाउंट है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का, उसको P&L से क्लियर। Journal entries will be same as asset reduction method except third entry. In this case, grant received will be transferred to deferred government grant account instead of fixed asset account. Government grant account debit to deferred government grant account. Government grant transfer to fixed asset account. एक और आपकी एडिशनल जर्नल एंट्री होगी जो ऊपर के केस में नहीं हुई थी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। इसको नोटिस करने की एंट्री हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा, इसमें क्या डेप्रिसिएशन पे कोई इम्पैक्ट आएगा? ग्रांट का डेप्रिसिएशन पे कोई इम्पैक्ट आया है? नहीं आया। ग्रांट मिला होता, चला मिला होता तो पता 5 लाख का डेप्रिसिएशन लगना था। डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू रिसीट और रिफंड ऑफ ग्रांट। नॉर्मल आपका कॉस्ट ऑफ एसेट लेस सैलवेज वैल्यू बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ या फिर परसेंटेज बेसिस पे। अब एक चीज बताना मेरे को, रिफंड ऑफ ग्रांट। अगर आपका हो रहा है ग्रांट का रिफंड, आपके अकॉर्डिंग क्या एंट्री होनी चाहिए? डेप्रिसिएशन तो वही चार्ज हो रहा है, हाँ बस जो लोग काउंटिंग करें उसी को डिपेंड करना है। हाँ, सिर्फ आपका ये एंट्री अलग होगी और कुछ नहीं होगा। रिफंड ऑफ ग्रांट में क्या होना चाहिए? क्या दोबारा बोलो भरना। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिफंड के केस में हम बोलेंगे कि हमने जब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में डाला है तो उसी को कम करना चाहिए, एसेट को थोड़ी बढ़ाएंगे। तो हम एंट्री करेंगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक से पेमेंट कर रहे हैं बैंक को। लेकिन इसमें आती है एक प्रॉब्लम। जैसे सपोज आपका ग्रांट का बैलेंस था 20 लाख रुपीज का, ठीक है। आपकी यूजफुल लाइफ थी 10 ईयर्स की, तो आप हर साल कितना अमोर्टाइज कर रहे थे? 2 lakhs। अगर सपोज आफ्टर 4 ईयर्स कितना बैलेंस बच रहा होगा आपका डीजीजी में? 12 lakhs का डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में। हर साल 2 राइट ऑफ करके तो 8 lakhs कर चुके होंगे, तो आपका 12 lakhs का बैलेंस बच रहा होगा। इस दिन अगर गवर्नमेंट ने रिफंड मांग लिया पूरे अमाउंट का 20 lakhs का, क्या करोगे? अच्छा, वो पीएनएल से, क्योंकि अभी तक हमने ये जो 8 लाख है 20 में से 12 गए, 8 lakhs हर साल किस में डाला था? पीएनएल में। तो अब हम किसको डेबिट कर देंगे? पीएनएल को। जितना आपका डीजीजी का बैलेंस बच रहा है उतना तो वो यूज कर लो, और एक्स्ट्रा कुछ है तो वो पीएनएल से चार्ज करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट 12 लाख, पीएनएल डेबिट 8 लाख टू बैंक अकाउंट 20 lakhs। ठीक है। और अगर दूसरा केस लेते हैं, रिफंड का अमाउंट अगर आपका होता कम, डीजीजी का बैलेंस बच रहा था 12 लाख रुपीज, रिफंड का अमाउंट अगर होता है 10 lakhs, क्या एंट्री होती? तो खाली इसी में से रह जाएगा डिफर्ड वाले से। हाँ जी, फिर आपकी एंट्री हो जाती डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 10 lakhs। पर 2 लाख तो बच गया, अब इसमें उसका क्या करेंगे? वो आप नॉर्मली जैसे डेफर मोटाइज कर रहे थे ना, रिमेनिंग यूज उसको डेफर मोटाइज कर दोगे। आपका जो 2 lakhs का बैलेंस बच गया, लाइफ कितनी बच रही है आपकी? 6 ईयर्स, तो उसमें उसको डेफर मोटाइज कर दो। इफ रिफंड अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू अनअमोर्टाइज डेफर्ड क्रेडिट, अगर रिफंड अमाउंट आपका कितना था? 10 lakhs, बैलेंस था आपका 12 lakhs, तो आप क्या करोगे? इट विल बी अप्लाइड अगेंस्ट सच अनअमोर्टाइज डेफर्ड क्रेडिट बैलेंस डीजीजी टू बैंक अकाउंट 10 lakhs। एनी बैलेंस रिमेनिंग इन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट आफ्टर रिफंड, मतलब कि 2 लाख रुपीज जो बच गए, विल बी अमोर्टाइज ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी थी? 6 years। If refund amount is more than unamortized deferred credit or where no deferred credit exists, the deficit amount is charged to P&L account। जैसे कि आपका अगर रिफंड का अमाउंट था 20 lakhs का, बैंक से 20 की पेमेंट होगी, बैलेंस बच रहा है 12 lakhs, तो आप बाकी बचा कहाँ से चार्ज कर दोगे? P&L अकाउंट। क्लियर यहाँ तक? इसका ना आपको हम अभी आज इतना ही करेंगे। क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 10th करा था, 10th का सेकंड पार्ट था ना, एक तो ये करके आना है, बिल्कुल बेसिक है। हमें अब सिर्फ क्या था, 2 lakhs का ग्रांट मिला था, 10 लाख की मशीनरी थी, 5 साल की यूजफुल लाइफ थी। आप बोलोगे एसेट रिडक्शन मेथड है, वो तो पढ़ ही लिया था। अगर यहीं पे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मेथड लगाते, हम सेकंड मेथड लगाते, तो कितना डेप्रिसिएशन लगता है आपको सेकंड मेथड में? सेकंड मेथड अगर हम फॉलो करते हैं, जिसको डेफर्ड इनकम मेथड या मोटाइजेशन मेथड बोलते हैं, तो क्या आपका एसेट में से रेस्ट करते हो कॉस्ट को? नहीं करते ना। तो आपका पूरे के पूरे 10 lakhs पे डेप्रिसिएशन लगता, 10 lakhs डिवाइडेड बाय 5 years, 2 lakhs का आपका डेप्रिसिएशन लगता। और इस 2 लाख रुपए के ग्रांट का क्या करते?
ये मतलब जो डैपर को रिजर्व के टाइप में डालना है। रिजर्व में डाल दिया, और इसको 10 ईयर्स में, जितनी आपकी लाइफ है 5 ईयर्स में इसको डेफर अमाउंटाइज करके पीएनएल में क्रेडिट करना है। तो आपको ये आंसर इसको अच्छे से रीड करके अपनी नोटबुक में अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट करना है। ये चेक करूंगी मैं कल। ये प्रेजेंट करना है, और आपको करना है एक 12th क्वेश्चन करना है। ये सेम क्वेश्चन हमने करा था, 5th क्वेश्चन था शायद, बस मेथड चेंज हो रहा है। उसमें एसेट रिडक्शन मेथड था, इसमें डेफर्डिंग का मेथड है। तो ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। 12th और 10th का सेकेंड पार्ट दोनों नोटबुक में कर कर आना है। ये क्वेश्चन कल चेक करूंगी मैं। आपके इसमें है क्वेश्चंस एक या 2 दिन और लगेगा इसमें, 2 दिन लगेंगे शायद, राइट।